नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार गौतम एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत, वंदन अभिनंदन इस्तकबाल करता हूं अपने YouTube चैनल दिशा स्टडी पॉइंट में। हाँ जी दोस्तों, चलिए आज फिर पढ़ते हैं हम भूगोल, और भूगोल का चैप्टर पढ़ेंगे हम तीसरा, जिस चैप्टर का नाम है जनसंख्या संगठन। चलिए मित्र, अपने क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं पहला टॉपिक है अपना जनसंख्या संगठन। पहले हम जनसंख्या संगठन को समझ लेते हैं कि जनसंख्या संगठन क्या होता है। ठीक है, चलिए समझिए। जनसंख्या संगठन किसी देश की जनसंख्या की आयु, लिंग, शिक्षा का स्तर, आवास एवं आर्थिक स्तर को प्रदर्शित करती है। अब समझ में आया दोस्तों? चलिए एक बार समझिए इसको। जनसंख्या संगठन किसी भी देश की जनसंख्या, कोई भी देश हो उस देश की जनसंख्या की आयु, लिंग, शिक्षा का स्तर, आवास और आर्थिक स्तर को प्रदर्शित करती है। जनगणना के साथ, जब जनगणना होती है तो जनगणना के साथ साथ जनसंख्या संगठन के आंकड़े भी तैयार किए जाते हैं। जब जनगणना होती है तो जनगणना के साथ साथ क्या किए जाते हैं? जनसंख्या संगठन के आंकड़े भी तैयार किए जाते हैं। ठीक है, जिससे जो देश है उस देश के लोगों के गुण, अवगुण, ज्ञान, अज्ञान तथा अन्य विशेषताओं का पता चलता है। ठीक है, जैसे कोई भी देश हो, जब उस देश में जनगणना होगी तो जनगणना में जनसंख्या के साथ साथ उस देश के जो जनसंख्या संगठन के आंकड़े होते हैं वो भी तैयार किए जाते हैं। जैसे आंकड़े क्या तैयार किए जाते हैं कि अगर कोई जनसंख्या, जब जैसे जनगणना होती है तो जनगणना जो करने वाले लोग होते हैं जब घरों में जाते हैं तो ये पूछते हैं कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं, कितने लोगों में से कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं, किसकी कितनी आयु है। ठीक है, घर जो है वो पक्के हैं या कच्चे मकान है, ठीक है, खेत है या नहीं है, किसकी कितनी आयु है। ठीक है, तो जो जनसंख्या संगठन के जो आंकड़े होते हैं वो भी जनगणना के साथ साथ तैयार कर लिए जाते हैं। इससे ये फायदा होता है कि जो देश है उस देश के बारे में पता चलता है कि उस देश की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला हेडिंग देखते हैं। अगला हेडिंग है लिंगानुपात। अब लिंगानुपात क्या है समझिए। लिंगानुपात जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों की जो संख्या होती है उस संख्या के जो बीच में अनुपात होता है उसी को लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक है, अब समझिए भाई लिंगानुपात। समझ में देखिए, लिंगानुपात का मतलब ये है कि अगर कोई देश है, ठीक है, अगर वहां की जनगणना हो रही है तो ये देखा जाता है कि उस देश में कितने पुरुषों की संख्या है और कितनी संख्या स्त्रियों की है। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं भाई कि सबसे उच्च स्तर, जैसे मान लो भारत है तो भारत का लिंगानुपात कितना है? भारत का लिंगानुपात कितना है? तो भारत में 1000 पुरुष पर जो महिलाओं की संख्या है वो 943 है। 1000 पुरुष पर कितने महिलाओं की संख्या है? 943 महिलाओं की संख्या है। ठीक है, अब देखिए सबसे जो उच्च है वो लिंगानुपात कहाँ का है? ठीक है, तो सबसे उच्च स्तर जो है लिंगानुपात वो है लैटविया का। वो कहाँ का है? लैटविया का। लैटविया का सबसे ज्यादा लिंगानुपात है। और यहाँ क्या है कि 100 स्त्री पर 85 पुरुष हैं। कितने पुरुष है भाई? 85 पुरुष। ठीक है, सबसे उच्च लिंगानुपात कहाँ है? तो लैटविया में है। और लैटविया का रेशियो क्या है? तो 100 स्त्रियों पर 85 पुरुषों की संख्या है। ठीक है, और सबसे निम्न कहाँ का है? सबसे निम्न लिंगानुपात कहाँ का है? तो सबसे निम्न लिंगानुपात अरब अमीरात का है। कहाँ का है? संयुक्त अरब अमीरात का है। ठीक है, अमीरात का है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। अब यहाँ कितना है? तो संयुक्त अरब अमीरात में 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या 311 है। कितनी है? 311। अर्थात वहां 100 स्त्री है तो 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या कितनी है? 311 है। ठीक है, ये बराबर समझ लीजिए ध्यान से। भारत में लिंगानुपात कितना है? तो भारत में 1000 पुरुष पर
943 महिलाएं हैं। ठीक है, सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है? तो सबसे अधिक लिंगानुपात लैटविया में है। यहाँ पर 100 स्त्री पर 85 पुरुष है। यहाँ स्त्रियों की संख्या ज्यादा है और यहाँ पुरुषों की संख्या कम है। लेकिन संयुक्त अरब अमीरात यहाँ सबसे निम्न स्तर है, यहाँ सबसे निम्न स्तर है लिंगानुपात का, और यहाँ लिंगानुपात 100 स्त्री पर 311 पुरुषों की संख्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए आई होप ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं अगला हेडिंग। अब हम यहाँ दिए देखते हैं कि लिंगानुपात आखिर निकालते कैसे हैं। तो लिंगानुपात निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो है पुरुषों की जनसंख्या बटा स्त्रियों की जनसंख्या गुणे 1000। अब ये क्या है भाई? तो प्रति हजार, यानी 1000 अगर हम जनसंख्या काउंटिंग करते हैं, या 1000 प्रति हजार स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या। अगर यहाँ अगर मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1000 स्त्री हैं तो यहाँ पुरुषों की संख्या कितनी निकल करके आएगी। ठीक है, तो पुरुषों की जनसंख्या बटा स्त्रियों की जनसंख्या गुणे 1000। ठीक है, इससे इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या निकल के आएगा? तो प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या निकल करके आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं स्त्री जनसंख्या। अब देखिए स्त्री जनसंख्या बटा पुरुष जनसंख्या, स्त्री जनसंख्या बटा पुरुष जनसंख्या गुणे 1000। अब यहां से क्या समझ में आएगा? यहां से क्या निकल के आएगा? तो यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। अगर लिंगानुपात में प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या ज्ञात करनी हो तो उसके लिए हम पुरुष को ऊपर रखेंगे, अर्थात पुरुषों की जनसंख्या बटा स्त्री की जनसंख्या गुणे 1000। अब इसको जब हल करेंगे तो आ जाएगा हमारे यहाँ प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या। ठीक है, अगर हमें प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या ज्ञात करना हो तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि स्त्रियों को ऊपर रखेंगे, स्त्री को ऊपर रखेंगे, यानी स्त्रियों की जनसंख्या बटा पुरुषों की जनसंख्या गुणे 1000। अब जब इसको हम हल करेंगे तो आ जाएगा प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। अगला टॉपिक आयु संरचना। अब आयु संरचना क्या होता है समझिए। आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। अब ये जो आयु संरचना है वो क्या करता है कि आयु संरचना क्या करता है कि विभिन्न आयु वर्ग के जो लोग होते हैं उनकी संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे अपने जो यहाँ कार्यशील जनसंख्या है, कार्यशील जनसंख्या कब से कब तक माना जाता है? तो 15 वर्ष से 59 वर्ष। कितने वर्ष? 59 वर्ष, यानी 15 वर्ष से 59 वर्ष के जो बीच की जो जनसंख्या होती है इसको कार्यशील जनसंख्या माना जाता है और कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। क्यों इसको कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है? क्योंकि इस जनसंख्या के पास, इस आयु वर्ग की जनसंख्या जो है इसके पास ये क्षमता होती है कि ये खुद कमा सकता है और अपना पालन पोषण कर सकता है। ठीक है, यानी खुद कमा करके आराम से रह सकता है। लेकिन इसके बाद की जो जनसंख्या होती है, यानी 60 वर्ष से अधिक की जो जनसंख्या होती है, इन जनसंख्या पर सबसे ज्यादा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि ये बुजुर्गों की जनसंख्या होती है और इस अवस्था तक आते आते मनुष्य में बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अर्थात इस आयु वर्ग के लोगों के पास स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अधिक होने के कारण स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। इसलिए 60 वर्ष से अधिक वाली जो जनसंख्या होती है उस पर अधिक खर्च होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं साक्षरता। अभी साक्षरता क्या? अभी तो साक्षरता का मतलब होता है पढ़ा लिखा व्यक्ति। साक्षर का मतलब क्या होता है भाई? पढ़ा लिखा व्यक्ति। और पढ़ा लिखा व्यक्ति यानी जिसमें किसको देखा जाता है? तो जिनकी आयु 7 वर्ष या इससे अधिक हो गई है, जिनकी आयु 7 वर्ष या इससे अधिक हो गई है उस जनसंख्या को, या 7 वर्ष से जो अधिक के व्यक्ति हैं, उम्र के व्यक्ति हैं, और उनमें देखा जाता है कि कितने लोग शिक्षित हैं, कितने लोग अशिक्षित हैं। ठीक है, जिनको पढ़ना आ जाता है, लिखना आ जाता है, उन्हीं को हम साक्षर बोलते हैं। ठीक है, तो जो साक्षर व्यक्ति होते हैं उनका जो रेशियो होता है वो 7 वर्ष से ऊपर के आदमियों को लिया जाता है, यानी ऊपर 7 वर्ष से अधिक वाली जो जनसंख्या होती है उसको लिया जाता है। ठीक है,
अब यहाँ अगला हेडिंग है व्यवसायिक संरचना। अब व्यवसायिक संरचना में क्या होता है भैया कि व्यवसायिक संरचना का मतलब यह है कि वह समूह जो कार्य करता है, वह समूह जो कार्य करता है, जो कोई व्यवसाय करता है, जैसे कोई नाई का काम कर रहा है, कोई ड्राइविंग का काम कर रहा है, कोई कृषि में लगा है, तो कोई पशुपालन में लगा है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई शिक्षक है, तो इस तरह के जो व्यवसाय होते हैं उसको, ठीक है। तो इस वर्ग में भी किसको हम रखते हैं, तो इस वर्ग में जो कार्यशील जनसंख्या होती है, कार्यशील जो जनसंख्या होती है वही होती है 15 वर्ष से 59 वर्ष वाली। 15 वर्ष से 59 वर्ष की जो जनसंख्या होती है उसी को कार्यशील जनसंख्या बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।